ये चुनाव अब उसके मध्याह्न पर पहुंच चुका है। पहले दौर में जिन्होंने मतदान किया, करीब 232 सीटों का मतदान हो चुका है। और जो खबरें आई हैं, इतना भारी मतदान पार्लियामेंट में, वो एक नई आशा को लेकर के आया है। इतना बड़ा मत कैसे कांप रहे हैं, और लोकतंत्र में, और आप भी इतने भले भोले हैं कि इनको माफ कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आपको याद नहीं होगा लेकिन आपके बच्चे ये इंटरनेट पर जाते हैं, आपके जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी घर में है ना, इनके सब ये गूगल गुरु के स्टूडेंट हैं। उनको बताइए, ढूंढ के निकाल देंगे कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आपको क्या वादे किए थे, और उन वादों के भरोसे आपने उनको वोट दिया था। इंटरनेट पे, कांग्रेस की वेबसाइट पे सब मौजूद है। अब पता नहीं है मेरे भाषण के बाद वो हटा दे तो बात अलग है, लेकिन है। आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, इन्होंने कहा था कि 5 साल में वे हिंदुस्तान के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्त ये देश बना देंगे। कहीं पर भी झुग्गी झोंपड़ी नहीं होगी। जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनको पक्का घर मिलेगा, ये उन्होंने वादा किया था। आप अपने अगल बगल में देखिए, आप जिस शहर के रहने वाले हो, कल्पना करो, मुझे बताइए, एक झुग्गी झोपड़ी हट करके उन गरीब को मकान मिला है? अगर मिला है तो मैं आपको कहता हूं, आप जरूर कांग्रेस को मदद कीजिए। लेकिन अगर नहीं मिला है तो ये धोखेबाजी। क्या लोकतंत्र में धोखेबाजी को कोई स्थान होता है भाई? नहीं होता है मेरे भाइयों बहनों, धोखेबाजी को स्थान नहीं होता है। मैं ये तो मानता हूं कि चलो भाई, कुछ काम हम तय करें, कोई मुसीबत आ जाए, एक आध काम रह जाए, तो राजनेताओं का, सरकारों का जिम्मा बनता है कि वो बताएं कि भाई ये बातें थी, इसके कारण नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है, 7वें आसमान पर भाइयों। वे जनता को जवाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते। आधा चुनाव हो गया, क्या आधे चुनाव में एक बार भी उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी के गरीबों के लिए जो वादा किया था उसका क्या हुआ? मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप अपने गांव में झुग्गी झोपड़ी इलाके में जाकर के पूछिए क्या हुआ। भाइयों बहनों, इनको कोई परवाह नहीं है, और इसलिए मतदाता इस बार जागरूक हुआ है और कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग रही है। आज जो सरकार में आप बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, चुनाव में खड़े रहने को तैयार नहीं है। क्या लोकतंत्र का यही होगा? जिस सोच की आप बात कर रहे हो, वो सोच है क्या, जरा बताओ तो। आपकी पीन वहीं अटक गई है, आपका ग्रामोफोन रिकॉर्ड आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपके सलाहकारों को बुलाओ, वो जरा आपको एजुकेट करें। लेकिन आपने समय समय पर जो कहा है, उसको अगर मैं आपकी सोच मानूं तो इस देश के लिए आपकी सोच सबसे बड़ा खतरा है। आपके लिए भारत ये मातृभूमि है क्या?
आपको जरा मेरा सवाल चुभेगा, लेकिन आपके व्यवहार से हमें लगता है कि कांग्रेस के लिए भारत ये मातृभूमि नहीं है। कांग्रेस के लिए भारत मात्र 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 भूमि है, सिर्फ भूमि है, मात्र भूमि है। हमारे लिए मातृभूमि, आपके लिए मातृभूमि। और तभी तो आपका परिवार जमीन के कारोबारों में सवालिया निशान के साथ आज देश के सामने एक प्रश्न बनकर के खड़ा हो गया है। चुनाव से भी ऊपर बहुत कुछ सोचने को होता है। इसी के कारण देश दुर्दशा से भुगत रहा है। आपने क्या गरीब को मजाक नहीं बना दिया है? क्या गरीब सिर्फ आपकी मतपेटियों को भरने के लिए और उसका कोई जिंदगी नहीं है? मानवता नाम की कोई चीज होती तो राजनीति से ऊपर उठ करके गरीबों के लिए कुछ करने के लिए आप सोचते। इंदिरा गांधी के जमाने से आप लोगों के मुंह से गरीबों के लिए हम भाषण सुनते आए हैं, और जब भी चुनाव आता है तो आप गरीब की माला जपना शुरू कर देते हैं। गरीब 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 गीत गाते रहते हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है? राहुल भैया, आपने कहा था गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, गरीबी ये तो मन की अवस्था होती है। ये बात किसी के गले उतरेगी क्या? आपके लिए गरीबी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपके लिए गरीबी ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए गरीबी आपकी निजी जिंदगी को ढकने के लिए एक सहारा है। और इसलिए आपने कभी गंभीरता से गरीबों के दुख दर्द को समझा नहीं है। हमारे लिए गरीबी ये सिर्फ मन की अवस्था नहीं है, हमारे लिए गरीब ये दरिद्र नारायण है। और महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, इन महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि समाज के आखिरी व्यक्ति की अगर सेवा नहीं करोगे, अगर दरिद्र नारायण की सेवा नहीं करोगे, तो आप अपने कर्तव्य से अलग हो गए हो, मुखर गए हो। भगवान की खातिर ऐसा हम न करें। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, आप ही की सरकार के आप ही के प्रधानमंत्री, वैसे अब कहना कठिन है कि प्रधानमंत्री जी सरकार चलाते थे कि नहीं चलाते, बड़ा विवाद हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के उनके ही एक साथी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखे और उस किताब में कहें कि ये निर्णय वहां नहीं होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल से देश ने मां बेटे की सरकार देखी है, मां बेटे की सरकार ही चली है, और मां बेटे सी हवा बना रहे हैं कि देश इतनी समस्याएं अचानक दूर हो जाएगी, कोई सफेद घोड़े पर राजकुमार आएगा और राजकुमार सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ऐसा मजाकिया लहजे में राहुल भैया ने भाषण सुनाया था। फिर उनकी माताजी भी बोलती है, कोई एक व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास छड़ी है, जादूगर हूं, मैं सब कर लूंगा। फिर आपकी बहन भी वही बोलती है। तो मैं बहुत सीरियसली 6 महीने से सोच रहा था
कि आपके दिमाग में ये व्यक्ति कौन है, ये कौन जादूगर आपके दिमाग में है, आपको क्या लगता है ये कौन जादूगर आएगा ये सब जादू कर देगा। मुझे बहुत सोचने के बाद भी कोई चेहरा नजर नहीं आता था। मैं सोचता था कभी न कभी आप नाम बता दोगे कि जादूगर कौन आपके दिमाग में है, छड़ी लेकर के आकर के समस्याओं का समाधान कर देगा कौन है। लेकिन अभी अभी अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल उसने खुलासा कर दिया कि ये जादूगर कौन है, जिसके जेब में 4 साल पहले 1 लाख रुपया था, जो मुश्किल से 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। ऐसी कैसी जादुई ताकत, ऐसी कैसी छड़ी उसके हाथ में, ऐसे कौन से सफेद घोड़े पर बैठ के वो सवार होके आया कि आपका जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल के भीतर भीतर 300 करोड़ रुपया हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, आप बताइए, अब मेरे सामने बैठे हो, आपके गांव के, आपके शहर में ऐसा कोई जादूगर है कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो, 10वीं कक्षा तक पढ़ा हो और 300 करोड़ का मालिक हो जाए। भारत की आजादी के 75 साल होंगे। हम जरा सोचें, देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश के महापुरुषों ने जिंदगी जेलों में खपाई। अनेक महापुरुष फांसी के तख्त पर चढ़ गए। अनेकों पीढ़ियां भारत मां को आजादी दिलाने के लिए खप गई। इन महापुरुषों को याद करके क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम जब आजादी के 75 साल मनाएं, तब कैसा हिंदुस्तान उनके चरणों में पेश करें। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में राजनीति प्रेरणा नहीं है, राष्ट्र नीति ये मेरी प्रेरणा है। मैं राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर के सार्वजनिक जीवन में आया हूं। हमारे लिए राजनीति धंधा नहीं है। कोटि कोटि भारतवासियों की आशा अरमान पूरा करने के लिए इस जिंदगी खपा देने का एक मकसद है, एक संकल्प है। त्याग और समर्पण की भावना से प्रेरित होकर के हम आपकी सेवा में आए हैं। और तब जाकर के मन में विचार आता है, क्या आजादी के 75 साल जब हम मनाएं, इन महापुरुषों के बलिदानों को याद करके मनाएं, और उनको हम कह सकते हैं कि हमारे 60 साल जैसे गए वैसे गए। लेकिन आने वाले जो समय मिला है, आजादी के 75 साल पहले 6-7 साल मिले हैं, हम 7 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास उसके रहने के लिए पक्का घर न हो। क्या ये सपना नहीं देख सकते हैं? और पक्का घर हो, घर पे छत हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, बिजली का करंट आता हो, बिजली मिलती हो, टीवी देखने की इच्छा हो तो चलता हो, मां बीमार हो तो पंखा चलता हो, बच्चे को पढ़ना हो तो रात को उजाला हो, कंप्यूटर पहुंच जाए तो पहुंचना चाहिए, अच्छी शिक्षा हो। कोई घर ऐसा ना हो जहां शौचालय ना हो। आजादी के इतने सालों के बाद हमारी माताएं बहनें खुले में शौच के लिए जाए, पीड़ा होती है भैया, पीड़ा होती है।
स्थिति को बदलना है और मुझे आपकी मदद से बदलना है। आपकी मदद के बिना होने वाला नहीं है। मदद आपको करनी है और मुझे विश्वास है, मेरा जो मंत्र है ना, सबका साथ सबका विकास, आपका साथ मिलेगा, आपका विकास होगा। इस मंत्र को लेकर के जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना मकान होगा, मकान पे छत होगी, घर में नल होगा, नल में पानी होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, घर में शौचालय होगा, नजदीक में स्कूल होगी, बुजुर्गों को बीमारी में दवाई की व्यवस्था होगी। ये काम करना है मुझे, भले ही लोगों को एक छोटा काम लगता होगा, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि इसी काम से हम हिंदुस्तान के जीवन को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार भी मेरी 3D सभा में कहा था, पानी के संकट के विषय में, और उस सभा के बाद मुझे कई लोगों के ट्विटर आए, फेसबुक पर कमेंट आए, ईमेल आए, हमारे वॉलंटियर को लोग मिले, सबने कहा सचमुच में मोदी जी ने बहुत मन की बात बताई, ये पानी बड़ा संकट है। भाइयों बहनों, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। अगर आपका बेटा बेरोजगार है तो जितनी चिंता आपकी है उतनी ही चिंता मेरी है। आपकी बेटी स्कूल से शाम को देर से घर आए और आपके आंख में आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, चिंता सताती है। आपकी बेटी की जितनी चिंता आपको है उतनी ही चिंता मुझे है। मैं वो राजनेता नहीं हूं जो ये कह दूं कि बेटियों को कह दो शाम को जल्दी घर आ जाए। सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है उन बेटियों को सुरक्षा देना, सम्मान से जीने के लिए हमारी बेटियों को अवसर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, 21वीं सदी का हिंदुस्तान, हम कब तक हमारी बेटियों को अवसरों से वंचित करेंगे? कब तक उनको उनके जिंदगी के फैसलों में हम रुकावट बनेंगे? भारत का भाग्य बदलना है तो हमारी इन बेटियों की ताकत को भी हमने अहमियत देनी पड़ेगी, उनकी शक्ति को स्वीकारना होगा। भव्य भारत, दिव्य भारत बनाने के लिए हमारी बेटियों की ताकत को कम ना आंका जाए, और इसलिए हमारी योजना में बेटियों के सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का हमारा बहुत आग्रह है। नौजवान को रोजगार का अवसर मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आज की सभा में कई ग्रामीण इलाके भी है, क्योंकि अब 3D बहुत पॉपुलर हो गई है और इसके लिए 3D में ज्यादा लोग आने लगे हैं। गांव-गांव से लोग भी आते हैं। भाइयों बहनों, यहां जो किसान भाई बैठे हैं, मुझे उनके लिए एक बात बतानी है। देखिए, हमारे यहाँ अभी मैं जलगांव गया था तो सारे किसान बेचारे रो रहे थे। बोले साहब, हम कपास की खेती करते हैं, महाराष्ट्र में कपास बेचते हैं, 4,000 रुपये मिलता है, हमें गुजरात जाकर के बेचना पड़ता है क्योंकि वहां हमको 6-7 हजार रुपये मिलता है। ये असंतुलन क्यों? उसको बेचारों को इतना खर्चा करके यहाँ आना पड़ता है क्यों? इसका कारण है, हमने कोई व्यवस्था को विकसित नहीं किया है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है, एक राज्य में एक होती है, दूसरे राज्य में दूसरी होती है। घोषणा कर देते हैं, किसान से लेते नहीं है, किसान तो मरता है। इस बार हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, कभी ये किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। किसान के नसीब को इस प्रकार से रौंद दिया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि अब खेती में जो लागत लगेगी, बीज का खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, बिजली का खर्चा होगा, मजदूरी लगेगी, फर्टिलाइजर लगेगा, दवाइयाँ लगेगी,
अनेक प्रकार के खर्चे लगते हैं। जो आपकी लागत लगी है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा और फिर जो कीमत बनेगी वो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनेगी। फॉर्मूला फिक्स होगा, कोई किसान को अब लूट नहीं पाएगा, किसान को मरने की नौबत नहीं आएगी। ये काम एक नए तरीके से हम सोच रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने मेरे भाषण सुने हैं, मैं हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूं, कोटि कोटि जनों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलता है, अरबों कोटि कोटि लोगों की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपका प्रेम है, आपका विश्वास है, जिसके बदौलत मुझे आपके लिए जीने का, आपके लिए जूझने का, आपके लिए जीवन खपा देने का हर दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। इस देश के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। ये मेरे मन में बहुत पक्का होता जा रहा है। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस का जाना तय है। अब ये सरकार का जाना तय है, उन्होंने भी मान लिया है। वो भी अब टिकटें निकाल रहे हैं, कहां कहां जाना उसके लिए सोच रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा मकसद सिर्फ उनको हटाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ उनको निकाल करके सजा करके सो जाना नहीं है। हमारा मकसद है 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करना। हमारा मकसद है आपके मन की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। जो सपने आपके हैं वो सपने मेरे हैं, जो पीड़ा आपकी है वो पीड़ा मेरी है। और इसलिए आपको इस सपनों को सच करना होगा तो आपके संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो तो आपकी बहन बेटी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जिए, ये आपका इरादा है। उसको पूरा करने के लिए दिल्ली में ढीली ढाली सरकार मत बनाइए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब परिवर्तन कर ही रहे हो तो फिर पूरा का पूरा क्यों नहीं करते हो? दिल्ली में अब ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। अस्पताल में पड़ी सरकार नहीं चाहिए। मां बेटे के ऑक्सीजन पर जीने वाली सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली को एक सक्षम सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए, मजबूत कदम उठाने वाली सरकार चाहिए। खिरसी संभाल करके बैठे रहने वाले लोगों की अब दिल्ली को जरूरत नहीं है। देश को बचाने वाले चाहिए, कुर्सी बचाने वाले तो बहुत आए, बहुत चले गए। अब जरूरत है देश बचाने वाले लोगों की। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, पहले दौर के मतदाताओं ने सरकार को निकालने का काम पूरा कर दिया। आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। मजबूत सरकार का मेरा साफ मत है, 300 से कम कमल अब दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए। 300 से ज्यादा कमल पहुंचाने का जिम्मा हम सभी देशवासियों का है। एक बार 300 से ज्यादा कमल दिल्ली में होंगे, भाइयों बहनों, ये देश दौड़ने लग जाएगा, समस्याएं सुलझने लग जाएगी, दुनिया भी हिंदुस्तान के प्रति सम्मान से देखना शुरू कर देगी और आप में भी जान आ जाएगी। आप देखना, आपके कदम दौड़ने लग जाएंगे। 2001 में मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आया तो उस समय थोड़े दिन पहले गुजरात में भूकंप हुआ था। जनवरी में भूकंप हुआ
और मैं अक्टूबर में आया। सारी दुनिया मानती थी कि गुजरात अब खत्म हो गया, गुजरात अब मौत की चादर ओढ़ करके सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। 50 साल तक अब गुजरात की बात छोड़ो, ऐसा माहौल था। चारों तरफ निराशा थी, मलबे पड़े थे, लोग अस्पताल में करा रहे थे, सरकारी मशीनरी को कुछ सूझता नहीं था, ये हाल थे। भाइयों बहनों, ऐसे संकट में ईश्वर ने मुझे काम दिया। और आज भाइयों बहनों, मैं आपको मेरा रिपोर्ट देता हूं। सारी दुनिया को मानना पड़ा, इतनी भयंकर आफत में से गुजरात 3 साल के भीतर भीतर बाहर निकल गया था। और इसलिए मेरे पर भरोसा करिए, संकटों से सामना कर करके आगे रास्ता निकलने का रास्ता मैं पहले पार कर चुका हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है जो संकटों से समस्याओं का समाधान करके निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, खास आपसे कहता हूं, आप रिस्क मत लीजिए। ठीक है, सरकारें सब ऐसी होती हैं, बने तो बने देखेंगे ना, हमारी मर्जी की सरकार बनाएंगे, हमारी आशा आकांक्षाओं को पूरी करें ऐसी सरकार बनाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। और ये अगर विश्वास होगा तो निकल पड़िए दोस्तों। अभी 3 हफ्ते आपके हाथ में है। ये 3 हफ्ते आपका भाग्य निर्माणित करने वाले हैं। मतदान के दिन सिर्फ मतदार नहीं, आप एक वॉलेंटियर बन जाइए। 50-100 लोगों को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट डलवाइए। और अब देश में एक ही मंत्र होना चाहिए, अब देश मजबूत बनाना है, मजबूत सरकार बनानी है, मजबूती से मतदान करना है, मजबूती से देश को आगे बढ़ाना है। ये मजबूती का मंत्र लेकर के हम चले। 300 से ज्यादा लोकसभा के अंदर कमल पहुंचा करके, और मेरे एनडीए के साथियों को भी इसके अतिरिक्त ज्यादा भेज करके, 25 साल हो गए पार्लियामेंट में निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, सब अटका पड़ा है। देश को ऐसे डूबने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं राजनीतिक भाषण के बजाय राष्ट्र नीति से प्रेरित मेरे देशवासियों से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं, ये मौका मत गंवाइए। आपके भाग्य को सुरक्षित करने के लिए, आपके संतानों की जिंदगी बदलने के लिए ये मौका मत गंवाइए। अपनों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़िए। ये चुनाव में देख रहा हूं, जाति बिरादरी से ऊपर उठ चुका है, संप्रदायवाद से ऊपर उठ चुका है, मेरे तेरे के भेद खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान का एक सपना बना है, देश बचाने के लिए मजबूत सरकार बनाओ। ये सपना बन चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं बार बार इसी बात का आग्रह कर रहा हूं। और जब 16 मई को नतीजे आए, हम सबको लगने लगे चलिए हमने अपना कर्तव्य निभाया है, अब सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी। वो दिन आना चाहिए, और वो दिन आ सकता है। समय, ये 3 हफ्ते बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है, मैं अभी तमिलनाडु जाकर के आया, और मैं कहूंगा, मैंने तमिलनाडु में जो वेव देखा है, बड़ा गजब था भाइयों। ऐसी चमचमाती धूप में लाखों लोग तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए। भाइयों बहनों, नतीजे बड़े अद्भुत आने वाले हैं, अद्भुत आने वाले हैं। तमिलनाडु ने एक वायबल अल्टरनेट खोज लिया। 2 पार्टियों के झगड़ों में से तमिलनाडु निकलना चाहता है। उत्तर प्रदेश, सपा बसपा के झगड़े से उत्तर प्रदेश बाहर निकलना चाहता है। हर एक को लगता है राजनीतिक उठापटक बहुत हो चुकी है।
मार धाड़ की राजनीति बहुत हो चुकी है। सबको लग रहा है अब भविष्य के लिए जीना है, भविष्य के लिए सरकार बनानी है और ये काम इस चुनाव में नजर आ रहा है।